डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप की कूटनीति का किया समर्थन, बोले समझौता मंजूर लेकिन हमले जारी रहेंगे। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज को ईरान अमेरिका चलाएगा। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में पीएम मोदी आज ईरान जंग पर राज्यसभा में बोलेंगे। पश्चिम एशिया संकट पर भी करेंगे बात। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया मामले में ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी सांसदों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। एसआईआर प्रक्रिया को ममता ने दी है चुनौती। कोलंबिया विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 हुई, दर्जनों अभी भी लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां नेतन्याहू का दोहरा वार, ट्रंप की कूटनीति को समर्थन, बोले समझौता मंजूर लेकिन हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू बोले ट्रंप से हुई बात, समझौते की संभावना बनी हुई है। ईरान और लेबनान में हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने फिर कहा ईरान से बातचीत जारी, समझौते की उम्मीद। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज को ईरान अमेरिका चलाएंगे। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में सदा हुआ एक लेकिन आक्रामक रुख अपनाया है। जहां एक तरफ ट्रंप कूटनीतिक सफलता और सकारात्मक बातचीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सेना का विनाशकारी अभियान थमेगा नहीं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। मौजूदा हालात में समझौते की संभावना बनी हुई है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के साथ मिली सैन्य कामयाबियों के आधार पर ऐसा समझौता हो सकता है जो इजरायल के हितों की रक्षा करेगा। इजरायल, ईरान और लेबनान में हमले जारी रखते हुए हैं। मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम को कमजोर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान इससे इंकार नहीं करता है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत काफी अच्छी चल रही है और इसकी शुरुआत हाल के दिनों में हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान शांति चाहता है और परमाणु हथियार नहीं बनाने में पर सहमत है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ऐसा समझौता हो सकता है जो सभी के लिए फायदेमंद हो। इसमें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देश और इजरायल भी शामिल है। जंग के बीच इजरायल के कूटनीतिक विकल्प खुला रखा है, लेकिन चेतावनी दी है कि जमीनी स्तर पर अभियान जारी रहेगा। हालिया सैन्य बढ़त को बातचीत में लाभ के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति दिख रही है। क्षेत्र में तनाव बरकरार है और आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, इस पर सबकी नजर है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले 5 दिनों के लिए रोकने की बात कही थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दिनों अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है और कूटनीतिक समाधान की दिशा में बातचीत जारी रहेगी। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इस दिशा में एक खास शख्स से बातचीत की जा रही है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बातचीत के लिए बेकरार है और जल्द समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि 5 दिन या उससे कम समय में यह डील हो सकती है। ट्रंप ने ईरान से डील को लेकर कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा डील के बाद हॉर्मुज का साझा संचालन अमेरिका ईरान करेंगे। Whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah, look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change, but we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected, and maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה.
אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, इस तरीके से दोनों दो देशों के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साझा किया है संचालन अमेरिका ईरान करेंगे हॉर्मुज का, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? वहीं उनकी ट्रंप की कूटनीति को भी नेतन्याहू ने जी ट्रंप ने जैसा कि मीडिया को बताया कि ईरान समझौता करना चाहता है और इसीलिए उन्होंने यह दावा किया है कि अमेरिका जो है अगले 5 दिनों तक हमले नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल की ओर से हमले जारी हैं और जैसा कि खबर आ रही है कि ईरान के एनर्जी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 5 पावर प्लांट्स पर हमले हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि वो ट्रंप की समझौते की राह को मानता है और यदि किसी ईरानी नेता से बातचीत अमेरिका कर रहा है तो वह तेहरान डील के लिए उत्सुक है। इजराइल ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की जरूरत है। हालांकि ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन जो है 5 दिन तक बढ़ा दी थी और इस मामले में ट्रंप ने कहा है कि यदि डील हुई और ईरान के समझौते की टेबल पर आया तो अमेरिका की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वह ईरान का संवर्धित यूरेनियम लेने के लिए है। और ईरान यह दावा किया ट्रंप ने कि ईरान समझौता करना चाहता भी है और अमेरिका की ओर से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने रविवार को एक ईरानी नेता से बातचीत भी की थी। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वह कौन थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी से बात फिलहाल नहीं की है और वह कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावे को एक तरह से खारिज कर दिया है और इसी को लेकर के ईरानी संसद के स्पीकर जो है मोहम्मद बागेर, उन्होंने एक्स पर लिखा ट्विटर पर कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और यह फेक न्यूज है। तो ऐसे में बता दूं मैं आपको अंकिता कि फिलहाल हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक कि कुछ तस्वीर साफ नहीं हो जाती। जी ठीक है मनीष, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण। पीएम मोदी आज ईरान जंग पर राज्यसभा में बोलेंगे, पश्चिम एशिया संकट पर करेंगे बात। लोकसभा में कहा था कोरोना जैसी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। 27 की बजाय 41 देशों से तेल और गैस का आयात। पश्चिम एशिया में जंग के हालात पर पीएम मोदी ने सोमवार को जहां लोकसभा में सबके सामने बात कही, वहीं आज राज्यसभा में पीएम मोदी अपनी बात देश के सामने रखेंगे। सोमवार को पहली बार मोदी ने जंग के हालात पर सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उसका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पीएम ने कहा कि हम कोरोना के साथ भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम ने आज रोज राज्यसभा में बयान देंगे। उन्होंने तेल आपूर्ति सुरक्षित करने और 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए देश से एकजुट रहने की अपील की है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को राज्यसभा में दोपहर 2 बजे मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से बने हालातों पर बयान देंगे। उन्होंने सोमवार को लोकसभा में ईरान से जुड़े संघर्ष पर करीब 25 मिनट तक अपनी बात रखी थी। मोदी ने कहा था कि इस युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर जो चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। ऐसे में हमें तैयार रहना और एकजुटता बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कोरोना काल में भी देश ने मिलकर ऐसी मुश्किलों का सामना किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी ना हो। इसके लिए अब 27 की बजाय 41 देशों से आयात किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई
बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे योगी कैबिनेट पर। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट ने 35 प्रस्ताव को मंजूरी दी। किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला। गेहूं का एमएसपी 160 बढ़ा। 30 मार्च से शुरू होगी खरीद। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले। गोरखपुर बनेगा अगला सोलर सिटी। यूपी कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 35 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। खाद्य और रसद विभाग के अनुसार इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपए ज्यादा है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिनका उद्देश्य बिजली उत्पादन बढ़ाना और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। घाटमपुर पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 3 यूनिट स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से 2 यूनिट पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि तीसरी यूनिट जल्द ही चालू होने वाली है। अयोध्या के बाद अब गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद में गोरखपुर के चिलुआता में 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा के 2 प्रस्ताव थे, एक परंपरागत ऊर्जा का और एक नवीन ऊर्जा का। परंपरागत में हमारा घाटमपुर का जो पावर प्लांट है उसमें 660 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाने का प्रावधान था, जिसमें से पहली यूनिट 12 दिसंबर 2024 को शुरू हो गई, दूसरी 9 दिसंबर 2025 को शुरू हो गई और तीसरी आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट और खास तौर से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने वाली हमारी ये योजना है कि निजी बिजनेस पार्क निर्माण करने का आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। साल गेहूं का समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपया प्रति क्विंटल भारत सरकार ने निर्धारित किया है। गत वर्ष की तुलना में 160 रुपए की इसकी प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। 30 मार्च 26 से 15 जून 2026 तक इसकी खरीदारी की जाएगी। राज्य के भीतर कुल 8 क्रय एजेंसियों के द्वारा खरीद की होगी। 6500 क्रय केंद्र सभी 75 जनपद के भीतर मिलकर के चलेंगे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोनो लाइन पे जुड़ गए हैं। आनंद, योगी कैबिनेट में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है अयोध्या के बाद अब गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल ये बैठक हुई थी, जिसमें 30 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। जो एक बड़ा निर्णय जिसका भी आपने जिक्र किया वो किसानों के हित में था, जब सरकार ने ये कहा है कि जो 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा दिया गया है। 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले 2585 रुपए निर्धारित किया गया है इस बार उसको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजनेस पार्क योजना सहित तमाम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। ये प्रस्ताव आवास से जुड़े हैं, ऊर्जा, माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण, IT, गृह, नमामि गंगे, तमाम अन्य विभाग है जिनसे जुड़े प्रस्तावों को कल मंजूरी दी गई है। लेकिन जो एक बड़ी बात रही है जिसका आपने जिक्र किया अभी कि सोलर सिटी के तौर पर अयोध्या के बाद गोरखपुर में उसका विकास किया जाएगा और साथ ही साथ आप ये कहिए कि किसानों को जो अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है उसको इसमें मंजूरी दी गई है।
तो ये तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिसको सरकार ने जिनका जिक्र किया है और तमाम लोगों को राहत मिल सके, सोलर सिटी के तौर पर विकास हो सके प्रदेश का, तमाम ये चीजें रही जिसको प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कैबिनेट में और उस पर काम आगे बढ़ेगा। ठीक है आनंद, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें योगी कैबिनेट ने 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें किसानों को राहत देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां हेमंत सोरेन और कल्पना पहुंचे दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत तथा उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन रविवार को दिल्ली रवाना हुए। उनका दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं की यह यात्रा महज औपचारिक नहीं बल्कि गठबंधन की जटिल गुत्थियों को सुलझाने की एक गंभीर कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। जेएमएम असम में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर इस बार अधिक आक्रामक रणनीति अपना रहा है। पार्टी को उसका पारंपरिक चुनाव चिन्ह तीर धनुष मिलने के बाद उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में झामुमो की इच्छा गठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ने की है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अजय, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जिस तरीके से दिल्ली पहुंची है उनकी चुनावी रणनीति क्या है? क्योंकि पिछले कल की बात है जिस तरीके से उन्होंने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को अकेले चुनाव में उतारा, मैदान में उतारा है। देखिए अंकिता, वो जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी जो पत्नी हैं, गांडे के विधायक भी हैं कल्पना सोरेन, उनके साथ वो जो है दिल्ली जब वो गए हैं तो वहाँ जो है वो कांग्रेस के और जो गठबंधन के आला जो नेता हैं उनके साथ उनके साथ एक मीटिंग करने गए हैं और ये अपनी जो बातों को है वो रखने गए हैं। उनके साथ जो साफ है कि जो असम में जो चुनाव है, कल की ही बात है कि असम के चुनाव के लिए जेएमएम ने 21 सीटों पर जो है अपनी दावेदारी पेश की है। एक जो सीट है वो सीपीआईएमएल के उन्होंने रद्द छोड़ा है। तो ये उनका कहना है कि हमारा जो है जो जनाधार है और जो जन समर्थन है उसके अनुरूप हमारा जो है वो हक मिलना चाहिए। और चूंकि जैसे ही उनको अपना ये जो परंपरागत जो सिंबल है जो तीर धनुष का वो जो उनका आवंटन हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा, तो वो आत्मविश्वास से लबरेज है। और उनका कहना है कि हम गठबंधन अगर ये कांग्रेस अगर धर्म निभाना चाहती है तो जो हमारे द्वारा जो घोषित उम्मीदवार हैं वहाँ जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करे और जो है हमको समर्थन दे। और दूसरी तरफ है जब वो कांग्रेस की जब वहाँ सरकार जब बनेगी तो वहाँ जो है उनको गठबंधन धर्म पालन करना होगा, तभी जो है सो उसमें हो सकता है। यानी उनका कहने का जो पूरी तरह जो लबोलुभाव ये है कि वो जो है अपने जो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं उस पर जो है वो कोई भी किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो है उनकी पत्नी भी जो है उनके साथ गई थी। एक्चुअली में हुआ है कि नई दिल्ली के हयात रीजेंसी में एक आयोजित ब्रिक्स CCIV एनुअल वुमेन समिट 2026 में गई थी। वहां उनकी पत्नी को प्रतिष्ठित वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको जो है ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। वहाँ जब वो अवार्ड ग्रहण कर रही थी तो कल्पना सोरेन ने कहा कि ये हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि झारखंड के हर मैया और देश दुनिया के उन अनगिनत महिलाओं का है जो अपने परिवार, समुदाय और अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी जो है लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं और वो जो है ये इसमें भी ये बात खुलकर आ गई है कि अब वो किसी भी तरह का कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जैसे भी हो अब जो है कांग्रेस को इन हमारे घोषित उम्मीदवारों के सीट पर जो है समझौता करना पड़ेगा, तभी इसमें से कुछ हल निकल सकता है। जी अंकिता। ठीक है अजय, आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया मामला। ममता बनर्जी और अन्य TMC सांसदों की याचिका। SIR प्रक्रिया के खिलाफ ममता की याचिका। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और अन्य TMC सांसदों की याचिका पर आज
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था। एससी ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच गतिरोध को देखते हुए यह फैसला लिया था। इस मामले में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक मंशा से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, उससे वंचित तबके से जुड़े लाखों मतदाताओं का अधिकार छिन जाएगा। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी सांसदों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। विवेक, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है ममता बनर्जी की जो याचिका दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर। हाँ बिल्कुल, जो पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई, उन याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। 10 मार्च को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां राज्य सरकार के लिए और जो याचिका करता है उनके लिए भी की थी, और ये कहा था कि हमारे इंटरवेंशन के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब इलेक्शन प्रोसेस में किसी जुडिशियल ऑफिसर को ऐसे लिए लगाया गया, इसके बावजूद भी आप लोगों की जो स्थिति है वो समझने वाली नहीं बन पा रही है, क्योंकि जब भी कोई चीज हो रही है उससे पहले ही आप लोग उसमें पिटीशन फाइल कर देते हैं, जैसा कि इस पिटीशन के लिए था, जैसा कि कोर्ट का ये कहना था। और उसी दौरान जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये पिटीशन हमारी तरफ से नहीं दाखिल की गई है, हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं है कि जुडिशियल जो ऑर्डर है उसके ऊपर हम कोई उंगली उठाएं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये पिटीशन दाखिल की गई है उनमें कुछ ग्रीवांसेस है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां करते हुए कहा था कि आप दोनों की मंशाओं पर हमें सवाल लगता है, क्योंकि एक तो जुडिशियल ऑफिसर चाहे वो वेस्ट बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, स्टेट से लगाए गए हैं और वो लगातार अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी छुट्टियां छोड़ चुके हैं। और जो चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी गई है जो उन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके एक जो ट्रस्ट का जो इश्यू है वो क्रिएट हुआ है लगातार। हालांकि सुनवाई के दौरान एक सवाल उठा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि जो सवाल ये उठा था कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो ये जो एसआईआर प्रक्रिया में जो जिनके जो नाम हैं उनको हटाया जाएगा तो उनके लिए अपील करने के लिए फोरम नहीं है। कोर्ट ने भी सहमति जताई थी और ये कहा था कि क्या अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर ने इस चीज की स्क्रूटनी कर ली है तो उसके लिए फिर क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ प्रोसेस कर सकता है। कोर्ट उस वक्त तो लाइटर वेन में कहा था कि अगर जुडिशियल ऑफिसर ने कर दिया तो उसमें अपील करने जो ईआरओ और जो स्टेट की जो मशीनरी होगी क्या उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकती है। इसी के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के तहत बनाने के आदेश कोर्ट ने दिया और ये कहा कि जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे उनकी अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो जुडिशियल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं वो जो इलेक्शन का प्रोसेस के लिए जो ईआरओज और ईआरओज के अपॉइंटमेंट किए गए हैं वो उनको देख रहे हैं। तो उनके वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई अपील करना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी और ये कहा कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होंगे उनकी अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो उन जुडिशियल ऑफिसर्स की जो इश्यूज होंगे यानी कि जो उनसे भी सहमत नहीं होंगे वोटर वो उनके लिए अपील वहां कर सकते हैं और वो ट्रिब्यूनल इसकी सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को जब सुनवाई हुई तो बहुत स्पष्ट ये चीजें कही थी कि थोड़ा सा किसी भी चीज को होने में आज किसी की मंशा पर सवाल उठाए बिना काम किया जाना चाहिए और जो कुछ आने वाला उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन आप समय से पहले ही पिटीशन डाल के चीजों को और डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर क्वेश्चन करना ये भी गलत है। तो जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हम आपके पूरे सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी चीजें होती हैं वो हम आपके लिए कर रहे हैं। ऐसे में चीजों के ऊपर क्वेश्चनिंग करना बंद कीजिए और जो प्रोसेस आपके लिए अवेलेबल है जो कानून के हिसाब से चीजें सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वो कर रहा है। तो ये तमाम चीजें थी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या कोई नई पिटीशन या कुछ और चीजें होती हैं जो निकल कर सामने आती हैं। जी ठीक है विवेक, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोलंबिया में वायुसेना के विमान क्रैश में 66 की मौत। प्लेन में 114 कोलंबियाई सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। हरक्यूलिस C-130 सैन्य विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान में 110 सैनिक सवार थे। बचाव दल मौके पर 110 सैनिकों को लेकर जा रहा। कोलंबिया का मिलिट्री प्लेन क्रैश, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कोलंबिया में सोमवार को एयरफोर्स का हरक्यूलिस C-130 विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में अब तक 66 सैनिकों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं, जबकि 4 सैनिक अभी भी लापता हैं। सैन्य सूत्र ने AFP को बताया है कि 58 सैनिक, 6 वायुसेना कर्मी और 2 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। कोलंबियाई वायुसेना के प्रमुख मेजर जनरल कार्लोस फर्नेटो सिल्वा ने बताया कि विमान में 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। यह हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिणी अमेजन क्षेत्र के प्यूर्टो लेगुइयामो में हुआ। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेत ने बताया कि विमान रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। कोलंबिया में 110 सैनिकों को ले जा रहा एक हरक्यूलिस C-130 सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा प्यूर्टो लेगुइयामो से उड़ान भरते समय दक्षिणी अमेजन क्षेत्र में पेरू सीमा के पास हुआ। कोलंबिया में सेना का एक हरक्यूलिस C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में 110 सैनिक सवार थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।